नरेंद्र मोदी ने बनारस से 1,52,513 वोटों से विजय प्राप्त किया। नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार उत्तर प्रदेश स्थित बनारस लोकसभा सीट से 1,52,513 मतों से विजय दर्ज किया। बड़ा विचित्र लगता है। भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनारस में कुल 6,12,970 मत प्राप्त किया, जबकि इनके प्रबल प्रतिद्वंदी अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी 4,60,457 मत प्राप्त करने में सफल हुए, जबकि बसपा के प्रत्याशी अतहर जमाल लारी 33,766 मत प्राप्त किया। सबसे तो अद्भुत बात यह रही कि प्रधानमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहे थे उस क्षेत्र में भी 8,478 मत नोटा पर पड़े। मतलब यह है कि देश के प्रधानमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहे थे वहां भी 9,000 लोग ऐसे थे जो किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते थे। ऐसे 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 1,98,000 वोट इंदौर से नोटा पर पड़ा है। यह ऐतिहासिक घटना है। कई लोग 1,10,000 12,000 में लोकसभा चुनाव में भी जीत जाते हैं और जीते भी हैं, लेकिन इस चुनाव में तजुब का बात है कि इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है वहां लगभग 1,98,000 मतदाताओं ने इस चुनावी प्रक्रिया और प्रत्याशी का विरोध करते हुए जो मतदान किया उसका संख्या 1,98,000 से ज्यादा है। खैर, यहाँ हम प्रधानमंत्री के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री के क्षेत्र में नोटा का प्रयोग 8,478 हुआ। बड़ा अद्भुत है। देश का जहाँ प्रधानमंत्री लड़ रहा हो वहाँ देश की जनता के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नापसंदगी जाहिर कर रहा हो, वो भी इस कदर कि वो नोटा का प्रयोग कर रहा है। यही भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब यह देखें कि भारत का प्रधानमंत्री जिसको 4 लाख 5 लाख वोट से जीतना चाहिए था, आपने देखा गांधी लगभग 4 लाख वोट से बगल रायबरेली से जीते, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री जो कि तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं वो 1.5 लाख वोट से 1,52,000 वोट से जीतने में सफल हुए, वो भी कड़ी टक्कर में। जबकि प्रधानमंत्री 1-2 राउंड जो 3 राउंड गिनती हुई वो प्रारंभिक राउंड के गिनती में अजय राय से पीछे चल रहे थे। और अजय राय का साहस भी देख लीजिए। वह व्यक्ति कहता है कि मैं बनारस का पुत्र हूं, बनारस का धरती का लाल हूं, मैं हिम्मत हारना नहीं जानता हूं। वह तीसरी बार लगातार यह जानते हुए भी कि मेरा पराजय निश्चित है, हम जो श्रम करेंगे वह व्यर्थ जाएगा, फिर भी उसने प्रधानमंत्री से के खिलाफ 2014, 2019 और 2024 का लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम किया। और काम ही नहीं किया, एक बार तो प्रधानमंत्री के दिल की धड़कन को उसने बढ़ा दिया कि कहीं यह अजय राय हमको हरा न दे। बावजूद कांटे की टक्कर में प्रधानमंत्री के साथ बनारस में चुनावी प्रक्रिया में
मतदाताओं के दिया गया मत के आधार पर जो कांटे का टक्कर बना उसमें मात्र 1,52,000 मतों से पराजित हुआ अजय राय। यह साधारण घटना नहीं है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इस पर चर्चाएं होनी चाहिए। आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कर दिया बनारस में जिसके लिए उनका वोट का प्रतिशत हर बार घटता जा रहा है और इस बार घटकर न्यून हो गया। यह बहुत ही चर्चा का विषय है। बाहर से जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि बनारस बिल्कुल खूबसूरत शहर बन गया है। मीडिया जाते हैं, पत्रकार के बंधु जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि बनारस की खूबसूरती देखते नहीं बन रही है। लेकिन इस बात पर भी चिंतन होना चाहिए कि आखिर वहाँ का मतदाता इन पर इतना नाराज क्यों था कि मात्र 1.5 लाख मतों से अपने प्रधानमंत्री को जिताया। वो भी कोई पहली बार नहीं, ये तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जिसके लिए यह तय माना जा रहा था अगर भाजपा को बहुमत आता है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास बनेंगे। आप देखें, जनता की उदासीनता को देखें। इस क्षेत्र में 19,97,578 मतदाता हैं, अर्थात 20 लाख वोटर थे और वोट कितना कास्ट हुआ तो 11,30,141। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जनता का उत्साहित न होना, अर्थात 20 लाख वोटर में मात्र 11,30,000 मत पड़ना, यह क्या दर्शाता है? यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का किस ओर ले जाना चाह रहा है? भारत का लोकतंत्र मजबूत हो, लेकिन जहां भारत के प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं वहां वोट का प्रतिशत इतना कम हो, वोटर इतने नाखुश हो कि वोट कास्ट करने नहीं जाते हो, वोटर इतने अपने को अलग रख रहे हैं कि वोट का प्रतिशत 52 जाके शिफ्ट कर रहा है, तो फिर इस लोकतंत्र को क्या कहेंगे? बनारस की जनता अपने प्रधानमंत्री के लिए वोट करना उचित नहीं समझे, जिसके कारण मत का प्रतिशत गिरा। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, या राजनीतिक माहौल है, या वहां के सांसद हैं। यह जनता को तय करना है आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी। लेकिन सबों ने अपने खुली आंखों से देखा कि हजारों हजार मंदिर को उखाड़ के गंगा जी में फेंक दिया गया है, और वो सैकड़ों वर्षों से, 500 वर्षों से, 1000 वर्षों से वह मंदिर और वह मूर्ति बनारस में लोग अपने घर में सजो के रखे हुए थे, और वो कॉरिडोर के नाम पर जो मंदिर फेंका गया, जिससे बनारस के लोग बहुत पीड़ित थे। इसकी जानकारी जुटाने की जरूरत थी, मीडिया को इसके तरफ पहल करने की जरूरत थी कि जनता के बीच सभी चीज की जानकारी जाए, ताकि जनता गुण दोष के आधार पर चर्चा कर सके। बाहर से लोग जाते हैं, जैसे एक हमारे यहाँ कहावत है कि दूर का ढोल सुहावन लगता है, उसी प्रकार जब बाहर से लोग जाते हैं तो बनारस सुहावन लगता है। लेकिन बनारस अपनी पीड़ा जो चीख चीख कर कह रही है, उसके साथ क्या घटा? बनारस को हम लोग मंदिरों का शहर कहते थे, बनारस को हम सनातन संस्कृति के संरक्षक का शहर कहते थे। आज क्या हुआ? जिसको मां ने बुलाया उसने उस क्षेत्र को उजाड़ दिया। बनारस की अपनी पीड़ा है जो वहां मां चीख चीख कर बोलती है। निश्चित रूप से वह प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उसमें अच्छे से अच्छे काम हुए हैं, कॉरिडोर बनाए हैं, लेकिन विकास में और विनाश में और विस्थापन में
और स्थापन में एक सामंजस्य होना चाहिए था। अगर संतुलन होता तो शायद आज प्रधानमंत्री 1,52,000 वोट से विजय नहीं होते, निश्चित रूप से 4-5 लाख से होते। आज सबों ने देखा कि किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने 8.5 लाख मतों से जीतने का काम किया है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता के दिल को जीता है। आज सबों ने देखा कि किस प्रकार शिवराज सिंह चौहान के बदौलत मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा का सीट जीतने का भाजपा काम किया। आज आप देखें कि गुजरात में 1 सीट 26 में 1 सीट घट गए, 1 सीट कांग्रेस ने जीत लिया। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इकबाल गुजरात में भी घटा है। यह चिंता का विषय है, यह समीक्षा का विषय है, यह विश्लेषण का विषय है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए आखिर देश अब क्या मांग रही है, इस पर विचार करना चाहिए। किसकी लोकप्रियता घट रही है और किसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। कई लोग नेफ्त में पड़े हुए हैं, देश की जनता उनको देखना चाहती है। आज देखिए, आज शिवराज सिंह चौहान जिनको संसदीय बोर्ड से उठा के फेंक दिया गया, निकाल दिया गया, वो आज 8.5 लाख मतों से जीतकर अपनी उपस्थिति लोकसभा में दर्ज करा रहे हैं। आज गडकरी को संसदीय बोर्ड से निकाल दिया गया, वो नागपुर से अपना जीत दर्ज करके लोकसभा में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अगर आज की स्थिति होती तो क्या भाजपा शिवराज सिंह चौहान को और नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से निकाल देते और इनके जगह पर किस लोगों को लाया? आज शायद लोग उसको जानते भी नहीं हैं। यह भाजपा के कार्य करने की शैली, उनकी अंदरूनी व्यवस्था का विषय है। लेकिन जब चर्चाएं चलती है तो दूर तलक जाती है। हमने प्रारंभ किया था कि प्रधानमंत्री ने बनारस में किस प्रकार से अपने जीत को कम किया, जीत के अंतर को कम किया, जबकि प्रधानमंत्री के लिए जो जीत का अंतर था वो हर बार बढ़ना चाहिए था। इसका मतलब यह है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बनारस में भी हर बार कमा है। और यह भी आप जाने कि बनारस तो जीत गए, लेकिन बनारस के चारों ओर का जो सीट था इस बार पराजय देखना पड़ा। जबकि पहली बार जब प्रधानमंत्री गुजरात से बनारस आए थे तो उनके बल के बदौलत, उनके वाणी के बदौलत, उन पर जो जनता विश्वास किया उसके बदौलत अपने बनारस के इर्द गिर्द के चारों बगल के सीट को जिताने का काम किया। आप देखें कि स्मृति ईरानी किस प्रकार से राजीव गांधी के एक साधारण कार्यकर्ता से पराजित हो गई, वो भी 1.5 लाख मतों से। जितने से प्रधानमंत्री जीते हैं उससे ज्यादा से स्मृति ईरानी हार गई है। मात्र इतना से हार गई कि वहां राहुल गांधी वहां से रायबरेली चले गए। अमेठी उन्होंने नहीं लड़ा, अमेठी वहां शर्मा जी के हवाले कर दिया और वो रायबरेली आ गए। यह स्थिति है। यह देश के लिए, राजनीतिक विश्लेषकों के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए, सेफोलॉजिस्ट के लिए भी विश्लेषण का विषय है। आखिर प्रधानमंत्री का मतों में ह्रास निर्वाचन क्षेत्र में कैसे होता है और क्या, कौन सा ऐसा कृत्य किया जाएगा कि उनका मत बढ़े, यह विश्लेषण का विषय है। अगर यह पसंद आया हो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।